राघव ने मन ही मन उपहास किया। क्या इस नकली विद्वान को इतनी तुच्छ आध्यात्मिक शक्ति दिखाने में शर्म नहीं आ रही थी? ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसे पता ही नहीं था कि वह उससे पूछताछ कर रहा है। राघव ने जवाब दिया, मैं वास्तव में ऋत्विक के बारे में काफी कुछ जानता हूं। उसके परिवार में कई सदस्य हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ बच्चे हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई और वह ठंडे स्वर में बोला, राघव, मैं अभी प्राचीन परिवार गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप ज्यादा गंभीर रहें। तुम किसका प्रतिनिधित्व करते हो? उसका मुझसे क्या लेना देना है? बस मुझे और अधिक गंभीर क्यों होना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्राचीन परिवार इतने अद्भुत हैं? धिक्कार है। तुम मूर्खों ने मेरे पिता, मेरी बहन और यहां तक कि मेरी छोटी बहन को भी अगवा कर लिया, जो अभी बच्ची है। देसाई, परिवार के विनाश के साथ मेरा परिवार भी गायब हो गया है। धिक्कार है तुम्हारी मां। क्या प्राचीन परिवार इतने अद्भुत हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन परिवारों को हम साधारण साधकों को धमकाने की अनुमति है? तुम प्राचीन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हो। अच्छा, मैं लंबे समय से शिकायतों का पेट दबा रहा हूं। आज अगर तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो यहां से जीवित जाने के बारे में सोचना भी मत। ब्लड ड्रिंकर अचानक राघव के हाथ में आ गया। अंतहीन दबाव ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कसकर जकड़ लिया। राघव की आंखें लाल थीं और अंतहीन हत्या का इरादा उससे फूट पड़ा, जिससे वह एक उन्मत्त शैतान राजा की तरह लग रहा था। हालांकि उसके माता पिता और बहन सुरक्षित थे, लेकिन इस मामले का कारण पूरी तरह से देसाई परिवार था। उन्होंने उसके परिवार के शांतिपूर्ण जीवन को नष्ट कर दिया था। एक प्राचीन परिवार का जिक्र करने मात्र से ही राघव को गुस्सा आ गया। तुम मुझसे पूछताछ करना चाहते हो? अच्छा, तो मैं आज ही अपना बिल ठीक से चुका दूंगा। राघव को तुरंत इस धोखेबाज को कुचलकर चूर्ण बना देने की इच्छा हुई। जैसे ही राघव की आभा फूटी, सरोजनी और देवयानी दोनों चौंक गए। यहां तक कि वे, जो सच्चे समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे, भी भयभीत महसूस करने लगे। ऐसा उसकी साधना आधार आभा के कारण नहीं था, बल्कि उसकी आभा में अंतहीन हत्या की मंशा के कारण था। वह हत्या का इरादा व्यावहारिक रूप से ठोस हो गया था। यहां तक कि उन्हें भी इससे ठंड महसूस हुई। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि राघव के पास इतनी भयानक हत्या का इरादा कैसे आ गया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह राघव द्वारा पूरे देसाई परिवार को व्यक्तिगत रूप से खत्म करने का नतीजा था। देसाई परिवार के 3 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को मारने के बाद वह असीम आक्रोश से संक्रमित हो गया था, जिसके कारण उसकी हत्या की मंशा उस स्तर तक बढ़ गई थी जो उन्हें भी चौंका सकती थी। इस हत्या के इरादे से बंद किए गए अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह यह देखकर भयभीत था कि वह एक उंगली भी उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वास्तव में उसने आंख झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि बस उस मामूली सी हरकत से उसकी आभा में उतार चढ़ाव आ जाएगा, जिससे राघव पर बिजली की तरह प्रहार होगा और उसका सिर उसके कंधों से नीचे गिर जाएगा। तलवारधारी आदमी को लगा कि वह भाग्यशाली था। राघव वाकई बहुत भयानक था। यह अच्छी बात थी कि उसने अभी बल का प्रयोग नहीं किया था। राघव, शांत हो जाओ। वह झगड़ा ढूंढने नहीं, बल्कि जांच करने आया था। गलतफहमी मत पालें, सरोजनी ने कहा। लेकिन उसके पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अचानक दुश्मनी पूरी तरह से की गई थी और दूसरा पक्ष पूरी तरह से भयभीत था। यह सही है, मैं केवल जांच करने आया था। मुझे पूरी कहानी पता करनी है। मैं जानबूझकर आपको निशाना नहीं बना रहा हूं। मुझे बस प्राचीन परिवारों और बाहरी दुनिया को स्पष्टीकरण देना है। चिंता न करें, अगर देसाई परिवार ने वास्तव में आपके माता पिता का अपहरण किया है तो उन्होंने साधना दुनिया के नियमों को तोड़ा होगा। हमारे प्राचीन परिवार ऐसे मैल को अपने बीच में नहीं गिनने देंगे। हम आपको निश्चित रूप से न्याय देंगे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दबाजी में कहा। न्याय? तुम जानते हो न्याय क्या होता है? क्या तुम अभिमानी लोगों को दूसरों की परवाह है? किंग प्रांत में
शकेश की मेरे खिलाफ धमकियों को बहुत पहले ही अनगिनत लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि तुमने उन्हें नहीं देखा। तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि मैं पीड़ित हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे पूछताछ करने यहां आए हो। इसके अलावा मेरे माता पिता और बहन पहले ही देसाई परिवार के विनाश के साथ गायब हो चुके हैं। तुम मुझे क्या न्याय दोगे? राघव ने गुस्से में कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ओह! अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से असमंजस में था। उसने उन फोटोग्राफिक जेड को देखा था और उसने शकेश द्वारा राघव के खिलाफ इस्तेमाल की गई धमकियों को सुना था। लेकिन यहां आने का उसका असली उद्देश्य वास्तव में इसकी जांच करना नहीं था, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया था। लेकिन राघव के गुस्से ने उसे चुप कर दिया। उसे ज्वांतियान सुपर मॉनेस्ट्री में आने का पछतावा भी हुआ। अगर उसे पता होता कि यह सब ऐसे होगा तो वह वहां जल्दी नहीं आता। राघव, शांत हो जाओ। तुम्हें स्पष्ट रूप से पहचानना होगा कि अन्याय का असली स्रोत कौन है, सरोजनी ने चिल्लाया। हालांकि अंदर ही अंदर वह हंस रही थी। इससे पहले उसने राघव से उसके परिवार के बारे में पूछा था और वह उसे इस बारे में धोखा नहीं देना चाहता था। उसे अस्वस्थ महसूस कराने से बचने के लिए उसने उससे कहा था कि उसका परिवार सुरक्षित है। इसलिए सरोजनी को पता था कि राघव सिर्फ दिखावा कर रहा था। लेकिन राघव का अभिनय बहुत ज्यादा यथार्थवादी था और यहां तक कि वह भी लगभग इस पर यकीन कर लेती थी। यह जानते हुए कि उसे इस समय राघव के साथ मिलकर काम करना है, उसने एक सख्त वरिष्ठ की भूमिका निभाई। केवल इस तरह से ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इतना डराया जा सकता था कि वे उचित बातचीत कर सकें। अन्यथा अपनी स्थिति के कारण वह अक्सर कांटेदार शब्द कहते थे जो सुनने में परेशान करने वाले होते थे। ठीक है, ठीक है, मैं यहां सिर्फ जांच करने आया हूं जिससे आपको अन्याय को दूर करने में मदद मिलेगी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। राघव ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा लिया। सच में वह वाकई बहुत गुस्से में था। उसे इन घमंडी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। यद्यपि यह व्यक्ति स्वयं को एक परिष्कृत विद्वान के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करता था, फिर भी उसके लिए दूसरों के प्रति अपनी अवमानना को छिपाना असंभव था। अब जाकर राघव ने अपनी तलवार हटाई, जिससे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को राहत की सांस लेने का मौका मिला। राघव अभी तक बहुत डरावना लग रहा था। वह एक पागल आदमी की तरह लग रहा था। माफ करना, अपने परिवार के लापता होने और इस तथ्य के कारण कि कोई नहीं जानता कि वे जीवित हैं या नहीं। राघव के गुस्से के कारण उसके शब्द असभ्य हो गए हैं। कृपया नाराज न हो, सरोजनी ने माफी मांगी। आह, नहीं नहीं, इससे यह साबित होता है कि राघव को अपने परिवार की बहुत परवाह है। ऐसा नेक नायक वाकई दुर्लभ है। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। इसके बाद अधेड़ उम्र का आदमी बैठ गया और राघव से कुछ बातें पूछने लगा, लेकिन इस बार वह बहुत विनम्र था। राघव ने बहुत पहले से ही एक कहानी तैयार कर रखी थी। उसने जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। मुख्य बात यह थी कि शंकराचार्य ने जाने से पहले राघव को एक कहानी बनाने में मदद की थी। कई बार सोचने के बाद उसने सभी कमियों को ठीक कर लिया था। राघव के मुंह से जो निकला वह सबसे अच्छा, सबसे बेदाग झूठ था जो उसने कभी कहा था। इसके अलावा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने इससे पहले भी गलत किया था और अब राघव को सहयोग करते और इतनी सहजता से जवाब देते हुए देखकर उसे लगा कि राघव वास्तव में एक उदार आत्मा है। उसका क्रोधित और दुखी होना स्वाभाविक था। अपने सवालों के बाद उसे लगा कि उसने घटनाओं का पूरा क्रम निर्धारित कर लिया है। टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान एक समस्या आ गई थी और राघव को देसाई परिवार के अलावा कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया था। इस तरह की स्थिति अभूतपूर्व नहीं थी। प्राचीन काल से ही कई शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन तावीज प्रचलन में थे। बहुत समय बीत जाने के बाद उनमें मामूली खामियां आना संभव था। बस थोड़ी सी खामी टेलीपोर्टेशन तावीज के प्रभाव को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए यह बहुत दुर्लभ नहीं था। इसके अलावा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले ही फीनिक्स क्राई में जांच के लिए एक टीम भेज दी थी। उन्हें भरोसा था कि वे बहुत जल्दी सच्चाई का पता लगा लेंगे। अपने प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने यहां तक कहा कि वह राघव को उसके परिवार की तलाश में मदद करने के लिए
एक टीम तैयार करेंगे। लेकिन राघव ने सिर्फ अपने होंठ सिकोड़े थे। जाहिर है उसे ऐसे दिखावटी शब्दों पर यकीन नहीं था। अधेड़ उम्र के आदमी के लिए वह सिर्फ कुछ खोखली बातें बोल रहा था। बेशक वह वाकई लोगों को देखने नहीं भेजेगा। इस तरह से उजागर होने पर उसे बेहद अजीब लगा। हालांकि अब उसके सारे सवाल पूछे जा चुके थे। जिस बुजुर्ग ने इस पूरे समय कुछ नहीं कहा था, उसने आखिरकार अपना मुंह खोला। यह बूढ़ा आदमी राहुल है, जो सू लिन और ये प्रांतों में पिल टॉवर का प्रशासक है। हुओ, क्या सांझी आपके लोगों में से एक है? राघव ने पूछा। वरिष्ठता की दृष्टि से मैं उनका चाचा हूं। सांझी के चाचा? हे, मुझे विश्वास है कि सांझी अभी भी जीवित है ना? राघव ने व्यंग्य किया। सही है, वह वास्तव में जीवित है, लेकिन हर दिन वह हजारों चींटियों द्वारा अपने अस्थि पंजर को खा जाने का दर्द महसूस करता है। यह वास्तव में मृत्यु से भी बदतर जीवन है, राहुल ने कहा। बुरा नहीं है, यह वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मैं जानता था कि उसके जैसे कायर, लालची व्यक्ति में अपनी जान लेने का साहस नहीं होगा। राघव ने उदासीनता से कहा, तुमने उसे इतने लंबे समय तक सताया है। इतने लंबे समय के बाद चाहे तुम सोचो कि सांझी ने जो भी पाप किए हों, उसने उसकी कीमत चुकाई है। तुम्हारे लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें मार्ग दे सकोगे और फिर हमारा हुआ परिवार तुम्हारा एहसानमंद हो जाएगा। कैसा लगा? राहुल ने इस तरह से बात किए जाने पर अपने गुस्से को दबा लिया। 3 प्रांतों के प्रशासक के रूप में इस क्षेत्र के संप्रदाय के नेताओं को भी उनके प्रति सम्मान रखना होगा। लेकिन एक जूनियर राघव ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। इससे उनका गुस्सा तुरंत बढ़ गया। वह उन 2 अन्य लोगों से अलग था जो आए थे। वह पिल टॉवर का प्रतिनिधित्व करता था। उनकी औषधीय गोलियां सभी संप्रदायों की जीवन रेखा थीं। कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सांझी के पास अपने अहंकार पर लगाम लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मारक के बिना सांझी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। वे पूरे दिन केवल उसे रोते हुए देख सकते थे, जो मौत से भी बदतर जीवन जी रहा था। अब हुओ परिवार ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि उनकी गरिमा इसके लायक नहीं है, और राहुल, एक बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति, जुआनटियन सुपर मॉनेस्ट्री में राघव से मारक के लिए विनम्रतापूर्वक पूछने आया था। यह पहले से ही हार की स्वीकृति थी और हुओ परिवार के लिए एक बड़ा अपमान था। सेक्ट प्रमुख, क्या मैं इस मामले का फैसला खुद कर सकता हूं? राघव ने सरोजनी की ओर देखा। सरोजनी ने राघव से राहुल की ओर देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। आप फैसला कर सकते हैं। आप चाहे जो भी चुनाव करें, सुपर मॉनेस्ट्री आपका समर्थन करेगी। राघव ने सिर हिलाया और राहुल की ओर मुड़ा। उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए गाली दी, भाड़ में जाओ यहां से। राघव की बातों से सभी अवाक रह गए, यहां तक कि सरोजनी, जो पहले से ही जानती थी कि राघव निश्चित रूप से हुओ परिवार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव इतना उग्र होगा। तुम छोटे जानवर, तुमने क्या कहा? राहुल अब अपने गुस्से को रोक नहीं सका। बूढ़े जानवर, मैंने तुमसे कहा था कि भाड़ में जाओ। अब तुमने इसे स्पष्ट रूप से सुन लिया है ना? राघव ने व्यंग्य किया। सेक्ट प्रमुख, क्या आपके जुआनटियन सुपर सेक्ट में शिष्यों को इसी तरह से पाला जाता है? राहुल ने क्रोधित होकर कहा। यहां तक कि एक जूनियर को गाली देना भी उसके लिए प्रतिष्ठा का नुकसान था। इसलिए उसके पास सरोजनी की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे राघव को रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। सरोजनी ने हल्के से जवाब दिया, प्रशासक हुओ, मैंने पहले ही कहा है कि राघव के पास अपने फैसले लेने का अधिकार है। जहां तक आपकी बात है, आप राघव से बात करने आए हैं, इसलिए मैं, सरोजनी, हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तुम ठीक हो? राहुल ने पीछे मुड़कर पूछा। राघव, क्या तुम मुझे मारक दबा दोगे या नहीं? नहीं, राघव ने बहुत सीधे उत्तर दिया। अधेड़ उम्र का आदमी और तलवारधारी आदमी दोनों हैरान थे। आखिर राघव किस तरह की दिव्यता थी कि वह ऐसा जहर बना सकता था जिसे पिल टॉवर भी ठीक नहीं कर सकता था। उसे पता होना चाहिए था कि पिल टॉवर कीमिया घरों से भरा हुआ था। इसके अलावा
राघव के दृढ़ रवैये ने भी उन्हें चौंका दिया। वह बिल्कुल भी छूट नहीं दे रहा था। वह खुद को पिल टॉवर का दुश्मन बना रहा था। एक छोटे से मेरिडियन ओपनिंग वाले बच्चे ने भी पिल टॉवर को चुनौती देने की हिम्मत की। यह वाकई पागलपन था। क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? तुम बेहतर होगा कि तुम इस पर सोचो। एक युवा को कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। पछताओ मत। राहुल के शब्दों में धमकी स्पष्ट थी। पछतावा? मुझे इसका पछतावा क्यों होगा? अब जब मेरा परिवार नहीं रहा तो मैं बस अकेला हूं। मुझे किस बात का डर होगा? तुम मुझे धमकाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने बाहर आने से पहले अपनी दवा नहीं ली? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे आसानी से धमकाया जा सकता है? अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझे एक ही वार में मार डालो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे उस एक वार में नहीं मार पाए तो हे ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता हूं। राघव की भयावह हंसी ने रोंगटे खड़े कर दिए। तुम बहुत घमंडी हो, व्यावहारिक रूप से अनुचित हो। मैं यहां हमारे मतभेदों को सुलझाने आया था, लेकिन तुम मेरी दयालुता की सराहना करना नहीं जानते। राहुल ने व्यंग्य किया। उसने कभी इतना जिद्दी व्यक्ति नहीं देखा था। हमारे मतभेदों को सुलझाना? दयालुता? ठीक है, अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप सांझी की वजह से ज्यूली गुप्त क्षेत्र में मारे गए भाइयों और बहनों को पुनर्जीवित कर सकते हैं तो हम सुलह कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? राघव ने ठंडे स्वर में पूछा। वह दुश्मनी देसाई परिवार के साथ है। इसका मेरे हुए परिवार से कोई लेना देना नहीं है, राहुल ने कहा। बकवास। अगर सांझी नहीं होता तो क्या मैं सबके निशाने पर आ जाती? अगर वह नहीं होता तो आरोही गुप्त क्षेत्र में इतनी बुरी तरह कैसे मर जाती? अब तुम दोष मढ़ना चाहते हो और मुझसे समझौता करना चाहते हो। तुम उस कमीने को बचाने के लिए मारक दवा चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो, राघव ने गुस्से में कहा। आरोही की मौत के बारे में सोचते हुए राघव के दिल में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हुआ। एक युवा युवती अपनी युवावस्था में हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई थी। अब भी राघव इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। वास्तव में उसने इसके बारे में आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं की। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो दर्द उसे भर देता और फिर उसकी नफरत बढ़ जाती। राघव की आंखें इस समय लाल हो गई थीं और वह राहुल पर हमला करने की कगार पर था। तुम सच में नासमझ हो। तुमने भी इतने लोगों को मार डाला। तुम्हारे तर्क के अनुसार क्या तुम 10,000 मौत के लायक नहीं हो? राहुल ने मांग की। तुम मानसिक रूप से बीमार हो। मैं पूरे समय पीड़ित था। वे सभी मेरी जान लेना चाहते थे। क्या मुझे बदला लेने की अनुमति नहीं है? राघव ने व्यंग्य किया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, तुम दे रहे हो या नहीं? राहुल खड़ी हो गई और राघव को घूरने लगी। अगर तुम 100 बार भी पूछोगी तो भी यही होगा। मैं मना करता हूं। राघव ने ठंडी निगाह से देखा। अच्छा, तो बस रुको। मैं तुम्हारे शब्दों को पिल टॉवर के लिए एक उकसावे के रूप में ले जाऊंगा। मैं सांझी के दर्द को 100 गुना करके तुम्हें लौटा दूंगा। राघव की कृपाण एक बार फिर उसके हाथ में आई और उसने अचानक राहुल पर वार कर दिया। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और जब तक कोई प्रतिक्रिया करता तब तक वह कृपाण राहुल तक पहुंचने ही वाली थी। वे चौंक कर चिल्ला उठे। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतना बेशर्म होगा कि किसी की हत्या कर देगा। ज्वाला आत्मा शील्ड, ग्रीन जेड फ्लेम सर्ज। राहुल ने जल्दी से 2 पिल फ्लेम सुरक्षा कवच बनाए, लेकिन राघव की कृपाण फिर भी उनमें से निकलकर उसकी छाती तक पहुंच गई। हालांकि 2 बचावों से गुजरने के बाद उसकी कृपाण की ताकत कमजोर हो गई थी। इसके अलावा राहुल तुरंत पीछे हट गया, इसलिए वह 2 हिस्सों में कटने से बचने में कामयाब रहा। अब उसकी छाती पर खून की एक लंबी लकीर दिखाई देने लगी थी। तुम मुझे 100 गुना दर्द देना चाहते हो? क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा? राघव ने अपनी तलवार भयभीत राहुल की ओर तान दी और उसके अंदर से हत्या की भावना उमड़ पड़ी। हा 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 हा। अच्छा, मैं राहुल इस हमले को याद रखूंगी। उसकी छाती पर लगी चोट को देखकर राहुल बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि राघव एक पागल आदमी है। उसे धमकाना मौत को दावत देना था। अपने अंतिम शब्द कहने के बाद राहुल तुरंत वहां से चला गया।
पिल टॉवर की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राघव, तुम्हें उन्हें इस हद तक मजबूर क्यों करना चाहिए? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आह भरी। वरिष्ठ को पता नहीं होना चाहिए। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में वापस। मैंने कई बार सांझी के सामने खुद को रोका, लेकिन उसने हमेशा मुझे वापस हमला करने के लिए मजबूर किया। अंत में उसने अपने पद का इस्तेमाल करके धर्मी और भ्रष्ट मार्गों को मुझ पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे मेरे भाई मारे गए और मेरी सुंदरियां गिर गईं। यदि यह आप होते तो आप क्या करते? राघव ने पूछा। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया। राघव की आंखों में शिकायत देखकर ऐसा लगा कि उसके और पिल टॉवर के बीच की स्थिति उससे कहीं ज्यादा जटिल थी जितना उसने सोचा था। लेकिन यह आपके भविष्य के लिए अनुकूल नहीं होगा। मेरा जीवन बस एक जीवन है। यह इतना मूल्यवान नहीं है कि मैं इसके लिए अपने मूल्यों का त्याग करूं। मैं आपको सच बताने से नहीं डरता। यदि देसाई परिवार रथविक द्वारा नष्ट नहीं किया गया होता, तो जब मेरी साधना का आधार उस स्तर पर पहुंच जाता, तो मैं निश्चित रूप से देसाई परिवार को स्वयं ही मिटा देता। यहां तक कि अगर मुझे पूरे प्राचीन परिवार गठबंधन के साथ दुश्मनी करनी पड़े, तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। सबसे बुरी स्थिति यह है कि मैं अपना यह छोटा सा जीवन खो दूं, राघव ने उदासीनता से कहा। हालांकि वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दयालु इरादे व्यक्त कर रहा था, लेकिन राघव जानता था कि वह बस उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और कोई मूल्यवान सुराग पाने के लिए दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। राघव ने ऐसे कई पाखंडी लोगों को देखा था। उसे भरोसा था कि शंकराचार्य के चरित्र को देखते हुए उसके दुश्मन अच्छे लोग नहीं थे। कृतज्ञता और शत्रुता का बदला चुकाने का समय होता है। वैसे भी मेरा मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। मुझे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। सेक्ट प्रमुख भाई हरीश, कनिष्ठ भाई राघव, मैं विदा लेता हूं। उसके विदा लेते ही अधेड़ उम्र का आदमी चला गया। अब केवल तलवारधारी आदमी ही बचा था। वह भी जाने के लिए उठे, लेकिन फिर झिझकते हुए उन्होंने कहा, राघव, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे अकेले में चर्चा करना चाहता हूं। राघव चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई अच्छी बात नहीं होगी। सरोजनी भी चौंक गई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और उनके लिए एक निजी कमरे का प्रबंध किया। क्या सर के पास कोई शिक्षा है? उस निजी कमरे में राघव और तलवारधारी आदमी बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन तलवारधारी आदमी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। राघव ही वह व्यक्ति था जिसने चुप्पी तोड़ी। राघव, तुम सबसे मर्दाना आदमी हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। अप्रत्याशित रूप से इस तलवारधारी आदमी ने राघव को अंगूठा दिखाया। सीनियर ने मेरी बहुत तारीफ की है। राघव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तलवारधारी यह आदमी क्या कहना चाह रहा था। वह विनम्रता से कुछ शब्द ही बोल पाया। आज मैंने सीखा है कि वास्तव में दबंग होने का क्या मतलब है। यहां तक कि एक विशाल अस्तित्व के सामने भी, जिसे आप संभवतः चुनौती नहीं दे सकते, आपको अभी भी अतुलनीय रूप से दबंग होना चाहिए। मैं, हरीश, ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। तलवारधारी व्यक्ति ने प्रशंसा की। सच में, मैं केवल इसलिए यहां आया क्योंकि मेरे संप्रदाय ने मुझे बताया कि एक शिष्य की हत्या कर दी गई थी और वे चाहते थे कि मैं जांच करूं। लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। वह शिष्य लालची था और इसीलिए वह मारे जाने का हकदार था। इस मामले को आप पर दोष नहीं दिया जा सकता। हालांकि आपके द्वारा स्वर्ग को विभाजित करने का पहला रूप सीखने का मामला गंभीर है। स्वर्ग को विभाजित करने वाला दिव्य संप्रदाय इसकी अनुमति नहीं देगा। राघव को भौंचक्का देखकर इस हरीश ने आगे कहा, लेकिन यह मामला पहले ही मेरी योग्यता से परे जा चुका है। मुझे इस मामले की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। जहां तक उच्च अधिकारी इसे कैसे संभालेंगे, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। हालांकि आपको बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए। आपके चरित्र के साथ मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि संप्रदाय वास्तव में आपकी प्रशंसा करेगा। बातचीत के लिए अभी भी जगह है, लेकिन यह सिर्फ मेरा अनुमान है। अंतिम परिणाम के लिए मैं कुछ भी गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए जब समय आएगा तो मुझे आपसे युद्ध कौशल वापस लेना है या आपको संप्रदाय में शामिल करना है, यह आपकी किस्मत से तय होगा। राघव पूरी तरह से हैरान था। क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज थी? हरीश ने बहुत गंभीरता से कहा,
मैंने आपसे अकेले में बात करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं स्प्लिट हेवंस का दूसरा रूप आपको देने के लिए तैयार हूं। क्या? राघव खड़ा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ मिनट पहले का यह शत्रु वास्तव में उसे अपनी गुप्त तकनीक सिखाने की पहल करेगा। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर उच्च अधिकारी आपको पसंद करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपको संप्रदाय में शामिल करने के लिए लाएंगे। अगर वे आपको पसंद नहीं करते हैं तो वे आपको मारने के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगे। इसलिए मेरा दूसरा रूप आपको सौंपने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ताकत के साथ उनके द्वारा आपको मारने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा मैं वास्तव में आपकी दबंगता की प्रशंसा करता हूं। इस युग में कई लोग हैं जो दबंगई दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन जब उनका वास्तव में मौत से सामना होता है तो वे सभी कायर बन जाते हैं। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरा दबंगपन कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूं। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं बहुत दबंग हूं, लेकिन जब आपने अपनी तलवार मेरी ओर तान दी तो मुझे डर और श्रद्धा का एहसास हुआ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं मौत से डरता हूं। तो अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दबंग होना भी एक तरह का अभिनय है। आपकी उस तलवार की वजह से मुझे कई ऐसी चीजें देखने को मिलीं जो मैं पहले नहीं देख पाता था। मेरी मानसिक शक्ति काफी आगे बढ़ गई है। बस इसे ऐसे समझो कि मैं अपने निजी मामले के लिए अपने पद का फायदा उठा रहा हूं। स्प्लिट हेवंस का दूसरा रूप प्रसारित करना, इस ज्ञान के लिए मेरा आपको भुगतान होगा। मैं हरीश एहसानों का कर्ज लेना पसंद नहीं करता। यह सब सुनकर राघव खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सका। पहली धारणा वाकई सबसे मजबूत थी। राघव ने सोचा था कि यह व्यक्ति उसी तरह का घृणित तुच्छ व्यक्ति होगा जैसा स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय का शिष्य था जिसे उसने मार डाला था। यही कारण था कि उसने लगभग तुरंत उसे शाप दे दिया था। अब वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वरिष्ठ, मुझे वरिष्ठ मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा इस तरह बुलाए जाने के योग्य नहीं हूं। मैं अभी स्प्लिट हेवंस का दूसरा रूप तुम्हें भेज दूंगा और फिर मुझे यह रिपोर्ट भेजने के लिए जल्दी से वापस आना होगा। यह यात्रा बहुत लंबी है और मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। स्मृति सहायक को ध्यान से सुनो। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के उस व्यक्ति ने आपसे क्या चर्चा की? जाते समय वह इतना प्रसन्न कैसे दिख रहा था? सरोजनी के निजी कमरे में सरोजनी अभी भी हैरान थी। राघव ने स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा था, लेकिन जब वह चला गया था तो वह व्यक्ति जरा भी नाराज नहीं हुआ था। यहां तक कि मैं भी वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता। वास्तव में उसने मुझे स्प्लिट हेवंस का दूसरा रूप प्रदान किया। राघव ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। क्या तुमने उसे थप्पड़ मारकर मूर्ख बना दिया? सरोजनी ने चौंकते हुए पूछा। थप्पड़ खाने के बाद उसने वास्तव में उस व्यक्ति को सिखाया जिसने उसे थप्पड़ मारा था। क्या ऐसा कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही नहीं कर सकता था? यह वाकई शर्मनाक है। शायद मेरा स्वभाव कुछ ज्यादा ही उग्र है। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, राघव ने कहा। राघव को शायद ही कभी किसी को पीटने पर अपराध बोध होता था, लेकिन इस बार वह सचमुच थोड़ा शर्मिंदा था। उसने सरोजनी को बताया कि क्या हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, किंवदंतियां सत्य हैं। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के सभी शिष्य ऐसे लोग हैं जिनका न्याय तर्क के अनुसार नहीं किया जा सकता। उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। सरोजनी ने आह भरी। अफवाहों के अनुसार उनकी साधना तकनीक के कारण उनका स्वभाव अत्यंत विस्फोटक है और वे अत्यंत अभिमानी हैं। भले ही उनके पास आपके लिए दयालु शब्द हों, वे उन्हें दयालु तरीके से नहीं कहेंगे। तो स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय ऊपर से नीचे तक बात करने के लिए केवल अपनी मुट्ठी का उपयोग करता है। यहां तक कि जब वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं तो वे अपने पाठों को उन्हें सिखाते हैं। वे निश्चित रूप से अपने मुंह का उपयोग नहीं करेंगे। स्वर्ग विभाजक दैवीय संप्रदाय के सभी सदस्यों को पागलों की तरह माना जाता है जिन्हें कोई भी भड़काना नहीं चाहता। लेकिन हालांकि वे पागल हैं, उनमें विशेषज्ञ कहलाने की ताकत है। यही कारण है कि एक बार जब आप उसे थप्पड़ मारते हैं तो वह वास्तव में स्प्लिट हेवंस का दूसरा रूप प्रसारित करेगा। जैसा कि अपेक्षित था,
वे वास्तव में अजीब लोगों का एक समूह है। राघव के क्रूर थप्पड़ के बारे में सोचकर सरोजनी बेकाबू होकर हंस पड़ा। इस व्यक्ति की हरकतें वाकई समझ से परे थीं। शायद केवल स्वर्ग विभाजक दैवीय संप्रदाय ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दे सकता था। अगर कोई और होता तो शायद वह इस तरह का व्यवहार नहीं करता, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। अगर तुम इस तरह हंसोगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, राघव ने कहा। तुम किस बात पर शर्माओगी? अगर तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं होती तो वह तुम्हें पकड़ने और स्वर्ग विभाजक दैवीय संप्रदाय में मुकदमा चलाने से पहले तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। सरोजनी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मुझे स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप देने के पीछे उसका क्या इरादा था? राघव को अभी भी समझ नहीं आया। क्या यह उसकी दबंगई से संक्रमित हो गया था? राघव को यह थोड़ा हास्यास्पद लगा। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उन लोगों के दिमाग में दिमाग नहीं, सिर्फ मांसपेशियां हैं। वे शायद ही कभी घुमा फिरा कर बोलते हैं। चूंकि उन्होंने आपको स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप दिया है, इसलिए आप इसमें आसानी से प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह वास्तव में एक अच्छा संकेत हो सकता है। एक साधारण साधक के रूप में आप वास्तव में एक दिव्य को हराने में सक्षम थे। वह भव्य शैली निश्चित रूप से स्वर्ग विभाजन दिव्य संप्रदाय की पसंद के अनुसार है। शायद वे वास्तव में आपको अपनी गुप्त तकनीक के बारे में परेशान नहीं करेंगे, सरोजनी ने कहा। लेकिन मैं जुआनटियन दाओ संप्रदाय का अनुयायी हूं। यह ठीक है। तो क्या हुआ? अगर आप दाओ संप्रदाय के अनुयायी हैं, आप अभी भी अन्य लोगों के युद्ध कौशल में प्रशिक्षण ले सकते हैं। जब तक यह भ्रष्ट मार्ग से आने वाली क्षमताएं नहीं हैं, तब तक कोई भी परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा जुआनटियन दाओ संप्रदाय की मुख्य तकनीकों को केवल तभी विकसित किया जा सकता है जब आप हाउटियन क्षेत्रों से बाहर निकल जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय के अनुयायी उससे पहले तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं, लेकिन एक बार जब वे बाहर निकल जाते हैं तो उनके पास जुआनटियन कैटलॉग में प्रशिक्षण लेने की योग्यता होगी। तब आप सभी शक्ति में छलांग लगाएंगे। अभी तुम एक तरह से दमित अवस्था में हो। जितना अधिक निर्दयता से तुम्हारा दमन किया जाएगा, उतनी ही अधिक तुम्हारी वापसी होगी। तुम्हें अभी जियानटियन क्षेत्र तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल एक बार जब तुम जियानटियन क्षेत्र में पहुंच जाओगे तो तुम एक व्यापक आकाश देख पाओगे। अभी जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह एक हिमखंड का सिरा मात्र है। यह दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। सरोजनी ने उम्मीदों के साथ राघव को देखा। बहन, इस बार हुओ परिवार के अधीन होने से इनकार करके क्या मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है? राघव ने पूछा। तर्क के अनुसार सरोजनी के साथ राघव के रिश्ते के साथ अगर वह एक कदम पीछे हट जाता तो सरोजनी के लिए यह बहुत आसान होता। आखिरकार वह सेक्ट की प्रमुख थी और उसकी देखभाल के तहत कई चीजें थीं। यह देखते हुए कि पिल टॉवर ने जुआनटियन सुपर मोनेस्ट्री को अपनी सभी औषधीय गोलियां प्रदान की, वे एक परेशानी भरे प्रतिद्वंद्वी थे। पिछली बार सरोजनी ने पहले ही कहा था कि पिल टॉवर उन औषधीय गोलियों को कम करना शुरू कर रहा है जो वे सुपर मोनेस्ट्री को बेचेंगे। अब जबकि राहुल को राघव ने इतनी बुरी तरह से श्राप दे दिया था, तो शायद पिल टॉवर वास्तव में उसके लिए चीजों को कठिन बना देगा। हाँ, यह ठीक है। एकमात्र चीज जो वे कर सकते हैं वह है बहाने बनाना कि वे अब सुपर मोनेस्ट्री को औषधीय गोलियां क्यों नहीं दे सकते। इसके अलावा हुओ परिवार पिल टॉवर के प्रभारी 3 परिवारों में से एक है। 2 अन्य हैं, इसलिए हुओ परिवार सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारा जुआनटियन दाओ संप्रदाय आपकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। हुओ परिवार जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। हमारी औषधीय गोलियां बंद करना उनके मनमौजी बच्चों की तरह व्यवहार करना है। कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाएंगे। वे हमेशा के लिए ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं उच्च अधिकारियों से और अधिक औषधीय गोलियां मंगवाने के लिए आवेदन करूंगा। यह हमारे लिए इन वर्षों तक जारी रखने के लिए पर्याप्त होगा। हुओ परिवार हमें निराशा की स्थिति तक मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वे जुआनटियन दाओ संप्रदाय की नाराजगी से डरते हैं। उनके ऊपर पिल वैली होने के कारण हुओ परिवार इतना घमंडी नहीं हो सकता।
इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि उस लड़की की मौत आपके लिए एक बड़ा झटका थी। मैं आपको समझता हूं, सरोजनी ने कहा। बहुत धन्यवाद बहन। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में इस बहन को अपनी नजरों में रखते हो तो मुझे इतनी चिंता से बचाने की कोशिश करो। मेरे इतने सालों में तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसने मुझे इतनी चिंता में डाला है। सरोजनी ने राघव को घूर कर देखा। राघव खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक सका और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। बहन, क्या आपके पास ब्लड किल हॉल के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी है? ब्लड किल हॉल? ओह, यह सही है। मैंने सुना है कि ब्लड किल हॉल ने एक बार फिर किंग प्रांत में आपकी हत्या करने की कोशिश की थी। मैंने सुना है कि आप घायल हो गए थे, सरोजनी ने पूछा। हां, ये लोग बहुत घिनौने हैं। अब मैं उन्हें बुरी तरह पीटने का कष्ट उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं उन्हें बुरी तरह से जवाबी हमला न करूं तो यह मेरी शैली नहीं होगी, राघव ने कहा। वे लोग बहुत परेशान करने वाले थे। इतने लंबे समय तक उनके साथ उलझे रहने के बाद राघव पूरी तरह से क्रोधित हो गया था, खासकर तब जब उन्होंने एक छोटी लड़की का इस्तेमाल करके उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। वह इन बेवकूफों की ऐसी पिटाई करेगा कि वे याद रखेंगे। ब्लड किल हॉल वास्तव में परेशानी भरा है। आपको तो छोड़िए, यहां तक कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय भी उनका कुछ नहीं कर सकता, सरोजनी ने आह भरते हुए कहा। क्या सचमुच? राघव ने अविश्वास से पूछा। आप अभी भी ब्लड किल हॉल को कम आंक रहे हैं। आप बस यही सोचते हैं कि वे कुछ साधारण हत्यारे हैं। सच में ऐसा नहीं है। उनका संगठन बहुत बड़ा है और उनका आधार बहुत मजबूत है। इसके अलावा वे न तो धार्मिक मार्ग का हिस्सा हैं, न ही वे भ्रष्ट मार्ग का हिस्सा हैं। जो भी उन्हें पैसे देगा वे उसे अपनी जान बेच देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अनगिनत गढ़ हैं। उनके हत्यारे कांस्य, चांदी, सोने और गहरे सोने के रैंक में विभाजित हैं। मैंने यह भी सुना है कि बैंगनी सोने के हत्यारे भी हैं। किंवदंती के अनुसार ब्लड किल हत्यारे के बैंगनी सोने के हत्यारे सभी सेलेस्टियल के स्तर के विशेषज्ञ हैं। दूसरे शब्दों में वे सेलेस्टियल की हत्या करने में सक्षम हैं, सरोजनी ने कहा। दिव्य हत्यारे? क्या वे मूर्ख हैं? यदि वे दिव्य हैं तो वे ऐसे शर्मनाक कार्य क्यों करते हैं? राघव कुछ अवाक रह गया। वे हत्या को शर्मनाक कृत्य नहीं मानते। वास्तव में वे इसे एक सर्वोच्च और भव्य कला मानते हैं। वे कभी भी अपने से कमजोर लक्ष्य की हत्या नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना उनकी कला का अपमान होगा। वे अपने से ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों को हराने की कोशिश में उत्तेजना चाहते हैं। इसलिए जो लोग आपकी हत्या करने की कोशिश करते हैं वे आपसे उच्च स्तर के नहीं होंगे। एक ही क्षेत्र में हत्या करना उनकी सीमा है, सरोजनी ने कहा। उत्तेजना है। मुझे भी उत्तेजित होना पसंद है। अगली बार मैं उन्हें मौत तक उत्तेजित करूंगा, राघव ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। वे उत्तेजना की तलाश में थे। उन्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था। राघव, किंग प्रांत में जिन हत्यारों से तुम मिले थे उन्हें केवल स्वर्ण श्रेणी के हत्यारे होना चाहिए था। वे वास्तव में काफी शक्तिशाली हैं और आसानी से जैनेटियन विशेषज्ञों को मार सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने वे स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थे। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो अगली बार जब वे तुम्हें निशाना बनाएंगे तो वे गहरे सोने के हत्यारे भेजेंगे, सरोजनी ने चेतावनी दी। वे सीधे बैंगनी सोने के हत्यारे क्यों नहीं भेजते? राघव ने पूछा। क्योंकि आप सेलेस्टियल नहीं हैं। वे आपकी हत्या करने के लिए आपसे अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं भेजेंगे, तब यह हत्या नहीं होगी। वे अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को हराना चाहते हैं। यदि आप डार्क गोल्ड हथियारों की हत्या से बच जाते हैं तो ब्लड किल हॉल आपको मारने के मिशन को विफल घोषित कर देगा और मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि डार्क गोल्ड हथियारों द्वारा सेलेस्टियल को मारने के कई उदाहरण हैं। लापरवाह न हो, सरोजनी ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मुझे अपने जीवन के साथ मजाक करना पसंद नहीं है, राघव ने कहा। अंतिम लहर? उन्हें लगता है कि वे बस यह कह सकते हैं कि वे हार मान चुके हैं। लेकिन इस तरह से निशाना बनाए जाने पर मेरे गुस्से का क्या? क्या उन्हें लगता है कि चीजें सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि वे ऐसा चाहते हैं?
सरोजनी के कमरे से निकलने के बाद राघव अर्जुन को खोजने चला गया। मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें पिछली बार देना भूल गया था, देखो, क्या तुम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हो? राघव ने अर्जुन को एक सुनहरा टुकड़ा दिया। हालांकि यह सिर्फ एक प्लेट के आकार का था, लेकिन इसका वजन चौंकाने वाला था। इसका वजन 10,000 पाउंड रहा होगा। यह, हे भगवान, क्या यह ट्रेजर क्लास की सामग्री नहीं है? अर्जुन की आंखें लगभग बाहर आ गईं। तुमने इसे पहचाना? राघव आश्चर्यचकित था। बॉस, सच में? आप भविष्य के शिल्प भगवान से बात कर रहे हैं। अगर मैं कुछ सामग्री को पहचान भी नहीं पाता तो मैं वास्तव में इस समय व्यर्थ में काम करता रहता। हालांकि मैं आपसे सच्चाई नहीं छिपाऊंगा, यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने केवल सुपरसेक्ट के जाली गुप्त अभिलेखों में देखा है। यह वास्तव में इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मेरा पहला मौका है। बॉस, क्या आपने इसे चुराया है या छीना है? क्या आपके पास और भी है? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। राघव अवाक रह गया। इस छोटे लड़के ने उसे सचमुच समझ लिया था। उसने उसे एक अंगूठी थमा दी। खुद ही देख लो। हे भगवान बॉस, मैं सचमुच तुमसे बेहद प्यार करता हूं। अर्जुन उत्साह से चिल्लाया और राघव को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। नतीजतन उसे राघव ने एक तरफ धकेल दिया। क्या आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं या नहीं? हां, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूं। मेरी फोर्जिंग टेबल अमर युग का खजाना है और यह निश्चित रूप से इसे परिष्कृत कर सकती है। लेकिन क्या पर? अर्जुन ने अजीब तरीके से कहा। फोर्जिंग टेबल अद्भुत हो सकती है और यह इसे परिष्कृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए 5वीं श्रेणी की फोर्जिंग लॉ की आवश्यकता होती है। इसके लिए मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों और वास्तव में भयावह मात्रा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत करो, जो भी समस्याएं पैसे से हल हो सकती हैं, वे समस्याएं नहीं हैं। ये सिर्फ संयोग है कि मैंने हाल ही में कुछ बड़ा कारोबार किया है। बड़ा व्यवसाय? कौन सा बड़ा व्यवसाय? क्या तुमने और लोगों को ठगा? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। भाड़ में जाओ, क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझते हो? राघव गुस्से से बोला, लेकिन उसके शब्द थोड़े अपराध बोध से भरे हुए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी बड़े कारोबार चलाए थे उनमें लोगों को ठगना शामिल था। राघव ने तुरंत विषय बदल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार जब आप इस सामग्री को पिघला लेंगे तो आप किस तरह की चीजें बना सकते हैं? इतनी सारी सामग्री से मैं अपने लिए स्वर्ण कवच का एक नया सूट बना सकता हूं। मैं एक स्वर्ण युद्ध देवता बन जाऊंगा। अर्जुन ने आत्मविश्वास से स्थानिक अंगूठी को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि वह पहले से ही अपने स्वर्ण कवच में खुद को युद्ध के मैदान में बहादुरी से खड़ा देख सकता था। अरे देवा, स्वप्न मत देखो, अपना लार पोंछो। यदि तुम कवच बना सकते हो तो क्या तुम हथियार भी बना सकते हो? राघव ने पूछा। अर्जुन थोड़ा उदासीन हो गया और अपना सिर हिलाया। सच बताऊं तो इस तरह की सामग्री को बनाना पूरी तरह से बेकार है। ज्यानटियन वर्ग की सामग्री पहले से ही मेरी सीमा है। अगर मैं मंत्रमुग्ध वर्ग की सामग्री बनाऊं तो मैं इसकी आधी शक्ति बर्बाद कर दूंगा। जहां तक इस तरह की खजाना वर्ग की सामग्री का सवाल है, मुझे लगता है कि मैं इसकी 90% शक्ति बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन को शर्म आ रही थी। अगर किसी ग्रैंड मास्टर जालसाज को पता चल जाए कि अर्जुन जैसा कोई नौसिखिया ऐसे कीमती प्राकृतिक खजाने को बर्बाद करने वाला है, तो वे निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर मार डालेंगे और फिर उसकी लाश को और भी पीटेंगे। ये ठीक है, जब तक आप इसे बना सकते हैं यह ठीक है। आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं। जब तक यह आपकी ताकत बढ़ा सकता है, यह बेकार नहीं है। तो अगर आप इससे कवच बनाते हैं तो आप कितने मजबूत होंगे? राघव ने पूछा। समुद्री विस्तार क्षेत्र के नीचे के हमलों को नजरअंदाज किया जा सकता है। जहां तक समुद्री विस्तार विशेषज्ञों की बात है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन्हें केवल फोटोग्राफिक जेड में ही हमला करते देखा है। हालांकि मैं उनके हमलों के प्रभाव को काफी हद तक कम करने में सक्षम हो सकता हूं, अर्जुन ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आप इसे हथियार क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मार्शल हथियार आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
लेकिन सुपरसेक्ट में दर्ज फोर्जिंग रून रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां तक हमलावर रून की बात है, वे बहुत निम्न श्रेणी के हैं। इसके अलावा ईथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड के रून बहुत गहरे हैं और मैं उन्हें समझ नहीं सकता। इसलिए अगर मैं सुपरसेक्ट के रून को मार्शल हथियार पर रखूं तो मैं उनमें ज्यादा आक्रामक शक्ति नहीं जोड़ पाऊंगा। यह वास्तव में दिव्य सामग्री को कचरे में बदलना होगा। अर्जुन ने आह भरी। अर्जुन के अनुसार सुपरसेक्ट में काफी फोर्जिंग मास्टर्स थे, लेकिन वे फोर्जिंग मास्टर्स बेहद घमंडी थे और उन्हें लोगों को नीची नजर से देखना पसंद था। अर्जुन ने उनमें से कुछ की चापलूसी करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम स्वरूप उसे बिना किसी उपलब्धि के ही वहां से जाना पड़ा। उन्होंने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। जाहिर है वे फोर्जिंग मास्टर्स अपनी गुप्त फोर्जिंग कलाओं के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे। उन्होंने उन्हें प्रसारित करने से इनकार कर दिया। तो यह वही था। राघव एक पल के लिए सोच में डूब गया और फिर बोला, यदि आप इस सामग्री को छुपे हुए तीरों, सुइयों और अन्य छिपे हुए हथियारों में परिष्कृत कर दें, जिनका उपयोग छिपकर हमला करने के लिए किया जाता है, तो वे कितने मजबूत होंगे। बेशक यह बहुत बढ़िया होगा। ऐसी सामग्री पहले से ही बहुत कठोर होती है, यहां तक कि उन पर रण बनाए बिना भी उनकी मारक क्षमता निश्चित रूप से भयानक होगी। लेकिन इस सामग्री को छिपे हुए हथियारों में बदलना थोड़ा बेकार है। शायद हमें इसे अभी के लिए स्टोर कर लेना चाहिए। एक बार जब मेरी फोर्जिंग कला में सुधार हो जाएगा तो मैं इसे बेहतर चीजों में बदल सकता हूं। अर्जुन ने सुझाव दिया। अपने लिए कवच का एक सेट बनाने के लिए इतनी कीमती सामग्री का उपयोग करना उसे पहले से ही बेकार लग रहा था। इस तरह की ट्रेजर क्लास सामग्री बहुत दुर्लभ थी। यह जानना जरूरी था कि ऊपर जियांटियन हथियार मंत्रमुग्ध हथियार थे और उन पर नक्काशीदार गठन रून उन्हें समुद्र विस्तार विशेषज्ञों के लिए विशेष बनाते थे। जहां तक खजाने के हथियारों की बात है, वे समुद्र विस्तार क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञों के हथियार थे। केवल इस प्रकार के विशेषज्ञ ही खजाने के हथियार की शक्ति को सक्रिय कर सकते थे। अर्जुन अधिकतम जियांटियन हथियार बना सकता था। उसने खुद महसूस किया कि ट्रेजर क्लास की सामग्री को परिष्कृत करना उसके लिए बहुत बेकार था। समय किसी का इंतजार नहीं करता, बस इसे सीधे छुपे हुए हथियारों में बदल दें। इसके अलावा प्रत्येक ड्रैगनाब्लड योद्धा को एक बेहद शक्तिशाली क्रॉसबो बना दें जो उच्च गति वाले तीर चलाने में माहिर हो। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ड्रैगनाब्लड लीजन के हर योद्धा ने एक ही समय में एक व्यक्ति पर अपने क्रॉसबो से गोली चलाई तो क्या होगा? राघव ने पूछा। मेरे वर्तमान फोर्जिंग कौशल के साथ मैं जो सबसे अच्छा क्रॉसबो बना सकता हूं वह निश्चित रूप से चौंकाने वाला शक्तिशाली है। यदि 300 से अधिक लोग एक ही समय में एक पर गोली चलाते हैं तो यहां तक कि समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि राघव क्या चाहता था। तो यह एकदम सही है। भविष्य में हमारे दुश्मन और भी मजबूत होंगे। ये क्रॉसबो और छिपे हुए हथियार हमारे जीवन रक्षक उपायों में से एक होंगे, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके बनाने की पूरी कोशिश करें। अब कुछ सामग्री बर्बाद करने की चिंता करने का समय नहीं है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। हम इंतजार करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारा इंतजार नहीं करेंगे, समझे? राघव ने चेतावनी दी। मैं समझता हूं। मैं तुरंत एकांतवास में चला जाऊंगा और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन बॉस, पैसों के मामले में मेरे पास 2000 मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन हैं। सबसे पहले इन्हें ले लो और अपना कवच बनाने पर ध्यान दो। मैं और स्प्रिट स्टोन इकट्ठा करने का कोई तरीका सोचूंगा, राघव ने कहा। अब उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने शंकराचार्य से देसाई परिवार की स्थानिक अंगूठी लेने से इनकार कर दिया था। मुख्य कारण यह था कि उसे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसे बचाने के लिए मो माउंटेन सील का उपयोग करने के लिए रत्विक ने निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया था। राघव स्वाभाविक रूप से उन्हें बिना किसी काम के नहीं करवाएगा। हालांकि देसाई परिवार एक पुराना परिवार था। वे निश्चित रूप से अमीर थे। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने कुछ आत्मा के पत्थर मांगे होते।
तब वह इतनी तनावपूर्ण स्थिति में नहीं होता।